नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन के इस क्रम में मौर्य साम्राज्य को हम लोग देख रहे थे। ये प्राचीन भारत का इतिहास था और इसमें हमने बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय प्राप्त कर लिया था। बिंदुसार के बारे में हमने अंतिम बार देखा था और उसके बाद अब यहाँ से शुरू करते हैं सम्राट अशोक के बारे में परिचय प्राप्त करना। अशोक के पूरे जीवन काल के दो हिस्से किए जा सकते हैं, एक तो बौद्ध धर्म से पहले वाला और एक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वाला। दोनों ही हिस्से अपने आप में गौरवशाली, दोनों में से कोई भी जो है वो किसी से कम नहीं। एक राजा की हैसियत से अशोक ने जो अपने जीवन के शुरुआती पल बिताए थे वो भी आवश्यक थे, क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट या कोई भी एक छोटे से राज्य का भी अगर राजा है तो उसका उत्तरदायित्व होता है अपने राज्य की रक्षा करना, विद्रोहियों का दमन करना और राज्य की सीमाओं का विस्तार करना, राज्य के लिए संसाधन जुटाना। और इसी के चलते उत्तराधिकार के युद्ध में एक के बाद एक अपने जो उत्तराधिकारी भाई थे, कहा जाता है, मतलब ये कितना सत्य है पता नहीं, लेकिन 99 भाइयों की हत्या करके इसने राज सिंहासन का सफर तय किया था। तो अपने आप को योग्य साबित करने का ये पहले का तरीका होता था। अगर ये खुद को नहीं करता तो कोई दूसरा इसके ऊपर हावी हो जाता। तो अशोक ने उस समय हिंसा का पालन किया। कलिंग विजय करने के बाद उसे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मारकाट हो गई है और मन जो है वो द्रवित हो गया, तो हिंसा से ऊब कर वो बौद्ध धर्म की ओर शरणागत हो जाते हैं। तो उसके बाद वाला जो फेज है उसे भी हम देखते हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं पहले 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था और ये इतिहास का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। देखिए, एकमात्र प्रसिद्ध सम्राट अशोक ही नहीं थे, इनके जो पूर्वज हैं जैसे कि बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी भी कीर्ति कम नहीं थी। सबसे बड़ा श्रेय तो चंद्रगुप्त मौर्य का है, जिन्होंने कि मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखी, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब किसी बने बनाए और शक्तिशाली साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंकना और मगध जैसे शक्तिशाली क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना, ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण। ये ठीक है कि चाणक्य जैसे योग्य गुरु का मार्गदर्शन उनके पास था, लेकिन उसके अतिरिक्त उनका स्वयं का भी कौशल था। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल यहाँ हम लोग देखते हैं। अब अशोक के नाम और उपाधियों पर पहले चर्चा कर लेते हैं, इस पर प्रश्न बनते हैं। अशोक वर्धन, ये विष्णु पुराण में उल्लेख प्राप्त होता है। तो मौर्य साम्राज्य का पूरा जो वंशावली का क्रम है ये विष्णु पुराण में हमें दिखाई देता है। तो उसमें अशोक वर्धन कह के संबोधित किया गया है सम्राट अशोक को। बुद्ध शाक्य, ये मस्की अभिलेख में ये बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वाला है। मगधाधिराज, ये भब्रू अभिलेख में कहा गया है, यानी मगध का राजा। महाराज कुमार, ये महाराज कुमार तो एक सामान्य राजकुमार के लिए संबोधन होता था। महाराज कुमार, ये आप देखते हैं कि जो B.R. चोपड़ा की महाभारत है उसमें भी संबोधन दिखाई देता है, तो ये महाभारत काल में भी चलता था, वहीं से प्रेरित। और पनगुडारिया जो बुधनी अभिलेख है वहाँ पर इसका जिक्र प्राप्त होता है। प्रियदर्शी, ये प्राकृत शब्द है, मतलब प्रियदर्शी इसका मूल रूप है। तो ये बराबर की गुफाओं में जो गुहा लेख हैं, मतलब गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण लेख हैं, उस पर दिखाई देता है। और अशोक शब्द का संबोधन कहाँ दिखाई देता है, तो ये पूछा जाता है। बाकी चीज़ें पूछी जाएं या ना जाएं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मस्की गुर्जरा, यहाँ गर्जुरा लिखा हुआ है, वो गुर्जरा होगा। नेतूर उदयगोलन, ये उदयगोलन है। लघु शिलालेख यहाँ पर है। तो इन सभी शिलालेखों में या जो अभिलेख हैं इनके अंदर अशोक नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। सबसे पहले मस्की अभिलेख जो था उसमें अशोक का नाम पढ़ा गया था और मस्की अभिलेख में देवानाम पियस या देवानाम पियदसी अशोकस, इस प्रकार का जो संबोधन है वो दिखाई देता है। जबकि गुर्जरा अभिलेख में देवानाम पियस प्रियदर्शिनी अशोक राजस, राजस मतलब राजा, तो इस प्रकार का जो संबोधन है वो उत्कीर्ण है, मतलब अशोक जो शब्द है वो दिखता है। अब इसके साथ साथ देवानाम प्रियदर्शी जो ये शब्द आप बार बार देख रहे हैं, ये कहाँ कहाँ दिखता है, तो रुमिनदेही में दिखता है सबसे पहले। उसके अलावा जो निगिलवा क्षेत्र है, मतलब शिलालेख है, वहाँ से दिखाई देता है। रूपनाथ, गिरनार आदि जो लेख हैं उनमें छिटपुट ये दिखाई देता है। प्रियदर्शी कई जगह दिखा है। और वैराट जो भब्रू लेख कहा जाता है, विराट क्षेत्र का है तो इसलिए वैराट, तो यहाँ पर हमें प्रियदर्शी शब्द के दर्शन होते हैं। कंधार अभिलेख जो है वहाँ भी, और दीपवंश जो कि श्रुति काव्य है उसमें बौद्ध साहित्य में अशोक का जो प्रियदर्शी संबोधन है वो दिखाई देता है। देवानाम पेय, मतलब ये 12वें और 13वां जो शिलालेख है अशोक का खुद का, उसमें इसका जिक्र दिखाई देता है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश जैसे जो बौद्ध साहित्य हैं, मतलब ये काव्य श्रृंखला आप इसे कह सकते हैं, तो उसमें ये दिखाई देता है। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर भाषा और लिपि की है, इसको देखते चलते हैं। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं, ये दिख रहा है, अब देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए और प्राकृत उस समय की आम जनता की भाषा थी, इसीलिए बुद्ध ने प्राकृत भाषा को अपनाया।
ताकि लोग समझें, जो उपदेश दिए जाएं उसको समझें। और पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा, वहाँ पर चूंकि विदेशी आक्रमण और विदेशियों का आवागमन चलता रहता था, तो इसलिए वहाँ बाहरी प्रभाव भी था। तो वहाँ चलने वाली लिपियाँ या वहाँ चलने वाली भाषाएं ये बाहरी प्रभाव से अछूती नहीं रह पाई। इसी वजह से अरमेक जो मतलब वहाँ के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अशोक का वहाँ भी जिक्र मिलता है। आपने अभी कंधार देखा, तो इस तरह के और भी कई सारे हैं। तो अरमेक और यूनानी भाषा में वहाँ पर जो अभिलेख हैं वो दिखाई देते हैं। प्राकृत के जो अधिकांश अभिलेख हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है। देखिए, प्राकृत जो है वो भाषा है, लेकिन उसको लिखने का माध्यम क्या है? ब्राह्मी है। जैसे हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। हिंदी एक भाषा है और उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। मतलब हम लोग जो लिखते हैं, जो अक्षर अंकित करते हैं, क ख ग घ या जो भी, वो सब क्या है? वो देवनागरी लिपि से संबंधित है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था प्राकृत भाषा को लिखने के लिए। ये देवनागरी से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। और देखिए, इसके बाद अभिलेख जो है वो मतलब पश्चिमोत्तर के कुछ जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। अरमेक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद इसे छोटा करके वापस देखते हैं। तो टी कैंथेलर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टी फैंथेलर या कैंथेलर इन्हें कहा जाता है। मतलब प्रोनाउंसिएशन है ये, चूँकि इंग्लिश का शब्द है, तो इन्होंने खोजा था। ये समय याद रखिएगा, 1750। और इन्होंने दिल्ली मेरठ वाला जो अभिलेख है इसको भी खोजने का काम किया था। अब इसके बाद आप देखें, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये आप शॉर्टकट में देखते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो उस समय ये थे क्या? ये टकसाल के अधिकारी थे और उसके साथ साथ ये एशियाटिक सोसाइटी के सचिव भी हुआ करते थे। इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा और जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन किया, मतलब उसे डिकोड किया, लोगों को बताया कि उसका मतलब क्या होता है। धौली और गिरनार लेख को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद 1840 में नॉरिस ने पहली बार, नॉरिस नाम के इतिहासकार या पुरातत्वविद आप कह सकते हैं, तो ये विदेशी थे और इन्होंने पहली बार शहबाजगढ़ी लेख को पढ़ा। और 1840 में किट्टो ने, ये किट्टो इनका नाम है, अच्छा नाम है, तो भब्रू शिलालेख को और पंडित कमलकांत की सहायता से इसे पढ़ने का काम किया। मतलब यहाँ पे पंडित कमलकांत या कमलाकांत इनका नाम है और किट्टो, ये दोनों जने मिलकर क्या करते हैं? भब्रू शिलालेख जो है उसको डिकोड करते हैं, उसे समझते हैं। चापड़ ही एकमात्र अभिलेख लेखक हैं जिनका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी, जटिंग, रामेश्वर और सिद्धपुर द्वितीय शिलालेख में मिलता है। और प्रथम शिलालेख गिरनार संस्करण तथा 13वां शिलालेख शाहबाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। तो ये तो अलग अलग डिवीजन है, इनसे प्रश्न बनेंगे नहीं, लेकिन ये बेसिक जानकारी है। 13वां शिलालेख जो है वो शाहबाजगढ़ी संस्करण के तौर पे या संकलन के तौर पे देखा जाता है। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न जो सर्वाधिक वाले हैं ना, ये पूछ लिए जाते हैं। अशोक ने सबसे पहले लघु शिलालेख और उसके बाद 14 जो बड़े दीर्घ शिलालेख हैं उनको उत्कीर्ण करवाया था और बाद में 6 स्तंभ लेखों को भी निर्गत किया था। तो ये पर्याप्त है उसके बारे में जानने के लिए। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत के साथ साथ कुल 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। जैसा क्षेत्र था उसके हिसाब से लिपि ब्राह्मी मूल रूप से, मतलब ज़्यादातर। उसके अलावा खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी जो विदेशी प्रभाव वाली हैं उनका भी उल्लेख दिखाई देता है। अशोक के स्तंभ लेख और गुहा लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जबकि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख जो है वहाँ पे खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। लंघनाज और तक्षशिला अभिलेख जो है वहाँ पे अरमाइक लिपि इस्तेमाल हुई है। और कंदहार का जो शरेकुना अभिलेख है वहाँ से यूनानी और अरमाइक दोनों ही लिपियों के दर्शन प्राप्त होते हैं। ये सब हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अशोक पहला भारतीय शासक था, ये पूरे भारतवर्ष में, जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अभिलेखों को निर्गत करने की राजकीय परंपरा अशोक से ही जुड़ी मानी जाती है और यही वजह है कि अशोक के बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें मालूम। ये काम अगर शुरुआत से किया गया होता तो मौर्यों के इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता। जो शुरुआती अटकलें हैं कि क्या स्थिति थी, और चंद्रगुप्त मौर्य का भी बहुत रेयर जगह नाम दिखाई देता है। तो अगर अभिलेख समय से उत्कीर्ण करवाए गए होते तो मौर्य साम्राज्य के बहुत बृहद चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म का महान समर्थक था, अनुयायी था, महान समर्थक की बात ही नहीं है। परंपरा के उस हिसाब से, जैसा कि महावंश और दीपवंश में उल्लेख किया है, उसके भतीजे निगरोध ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया था। उसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर पहुंचा और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिलोन यानी श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के 18वें शासनकाल, मतलब शासनकाल के 18वें वर्ष में हुआ था। ये आप देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, धर्म परिवर्तन इन्होंने कैसे किया? तो ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार और अशोक के विषय में प्रचलित है कि वो नित्य 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। मतलब ब्राह्मणों के प्रति, या कुल मिलाकर, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं है, यहाँ यह है कि वैदिक सभ्यता के प्रति उनकी आस्था थी। कल्हड़ अशोक को शिव का उपासक बताते हैं।
ब्राह्मण धर्म जो है ये कुछ और नहीं है, सनातन धर्म है। यहाँ पे जाति और वर्ण वाला जो बंटवारा हो गया, उसके बाद भेदभाव पनपा। कुल मिलाकर सनातन धर्म है, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। बाद में जाति और पाति का जो भेदभाव है वो उठकर सामने आ गया, तो लोग घृणा करने लगे और कुछ लोग जो है वो अपने आप को ऊंचा बताने लगे। तो ये सब बुराइयां हैं, मतलब किसी में भी अगर भेदभाव पनपता है तो ये अच्छा नहीं होता, उसका विघटन हो जाता है। वैदिक सभ्यता के साथ भी यही होता है, इसीलिए तो बौद्ध धर्म इतना पनप पाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने समानता की बात की। और वैदिक सभ्यता जिस समय वो समानता का प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था बहुत कूट कूट कर भर गई थी, यानी भेदभाव। तो लोग इससे तंग आकर जो वैदिक सभ्यता का क्षेत्र है वहाँ से पलायन करके बौद्ध धर्म की ओर जाने लगे। राजकीय संरक्षण भी बौद्ध धर्म के पोषण का एक कारण था। खैर, तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो कल्हड़, राजतरंगिणी के लेखक, इन्होंने अशोक को शिव का उपासक बताया। अच्छा, कल्हड़ के बारे में एक चीज़ और है, राजतरंगिणी को अगर आप पढ़ें, और नहीं पढ़ें तो सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा कि वो बड़े ही क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास को दर्ज करने वाले व्यक्ति थे। मतलब वो साधारण लेखक नहीं थे या साधारण साहित्यकार नहीं थे, वो पक्के इतिहासकार थे प्राचीन समय के। तो उन्होंने राजतरंगिणी को जितने क्रमबद्ध तरीके से राजवंशों के इतिहास के साथ गूंथा है, उससे ये पता चलता है कि वो कितने कुशलता से चीज़ों का निरीक्षण करते थे। तो ये जो अशोक के बारे में जानकारी है, ये भी पूर्ण रूप से सत्य मानी जा सकती है, क्योंकि कल्हड़ के विवरण को प्रामाणिक देखा गया है। अब इसके बाद आप देखें, कलिंग युद्ध के बाद उसका जो धर्म है वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया। सिंगली अनुश्रुतियाँ कहती हैं कि उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है वो निग्रोध, अभी भतीजे का नाम आया था, तो उसको दिया जाता है। 7 वर्ष की आयु में जो निग्रोध था वो बौद्ध भिक्षु बन गया था, एडवांस में ही। तत्पश्चात मोगली पुत्तिस के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गए। वहीं दिव्यावदान और वेनसांग के विवरण के हिसाब से बाल पंडित यानी समुद्र नाम के व्यापारी के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तारानाथ का जो वर्णन है उसमें अशोक को तांत्रिक बौद्ध का उपासक, मतलब जो वज्रयाहन शाखा है, उसका अनुयायी बताया गया है। तो इस तरह की अलग अलग विचारधाराएं, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें शुरुआती दौर से ही अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण दिखाए जाते हैं कि भाई पैदा हुए थे तो वो बुद्ध के ही अनुयायी थे और किसी के अनुयायी नहीं थे। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो मौर्य वंशावली है उसमें शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, जो कि एक सनातन धर्म का पालक था। बाद में क्या होता है कि वो भी हिंसा से तंग आकर जैन धर्म की ओर रुख करने लगता है, मतलब जैन ही बन जाता है। और सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव की भावना ये इनके अंदर पहले से ही थी। तो ये सारे धर्मों का आदर करते थे, मतलब जो तत्काल में भारतवर्ष में फैले हुए धर्म थे, खासतौर पे जैन और बौद्ध, इन्हें पोषण देने का काम करते थे। लेकिन अनुयायी हो जाना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो जैन धर्म की ही परंपरा के हिसाब से जितनी मान्यताएं दिखाई देती हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना प्रणाली से अपना प्राणोत्सर्ग किया था। लेकिन शुरुआती हिस्से में वो भी सनातन धर्म का यानी वैदिक धर्म का पालक था, और मूल रूप से वो भी शैव था। ऐसे कई कई प्रमाण मिलते हैं, जो विष्णु पुराण के श्लोक हैं उसमें भी कहीं कहीं साक्ष्य दिखाई देते हैं। उसके बाद बिंदुसार का क्रम आता है, तो वो भी पिता की ही परंपरा पे चलता था, वो कुछ अलग नहीं था। और अशोक का भी जो शुरुआती जीवन था उसमें वो कट्टर हिंदू था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो मानसिकता है वो बदलने लगती है, मतलब हिंसा से उसका जो मन है वो मुड़ने लगता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहानियाँ तो हम ऐसे बहुत सारी सुनते हैं, और कहानियों में फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि जो हम जानते हैं आवश्यक नहीं है कि वही सही हो। ये इतिहास जो है ना, इसको किसी ने जाकर नहीं देखा है। सभी लोग जो प्रमाण मिलता है, जो ज़्यादा अच्छा प्रमाण लगता है, उसको अपना लेते हैं। अब यहाँ पर पहला जो शिलालेख है, ये मतलब शिलालेखों में कुछ जो है वो बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो ये बड़े वालों की बात हो रही है। जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई। पहले हिंसा का पालन अशोक करता था, मतलब जो नॉन वेज खाने वाला काम है वो उसके रसोई घर में, मतलब जो राजकीय रसोई घर था उसमें होता था। आप देखते हैं कितने हिरणों और मोरों की बलि दी जाती थी, बाद में उसे कम कर दिया गया। दूसरा जो है इसमें मानव और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा जो है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि वो हर 5वें वर्ष में दौरे पर जाएं, और कुछ धार्मिक नियमों का भी इसमें उल्लेख प्राप्त होता है। चौथे वाले में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। 5वें वाले में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6वें वाले में मंत्रिपरिषद और पुलिस आनी और इसके अलावा पार्टी वर्कर्स जैसे जो अधिकारी हैं, जो कि समाचार पहुंचाने का काम करते थे, न्यूज़ रिपोर्टर और दूरभाषीय होते थे, उनकी जानकारी मिलती है, उनका उल्लेख दिखाई देता है। इसके बाद आप देखें 7वां जो शिलालेख है उसमें जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई, और न केवल अपने राज्य बल्कि चोल, पांडे और पड़ोसी राज्यों तथा उत्तर पश्चिम में एंटियोकस के साथ भी सर्वधर्म संभाव और सद्भावना की बात कही गई, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं। 8वां जो शिलालेख है इसमें शाही विहार यात्रा को धम्म यात्राओं के द्वारा प्रतिस्थापित, पहले जो है शाही सानो शौकत से जो यात्रा निकलती थी, शोभा यात्रा, उसकी जगह पे अब धम्म यात्रा यानी एक तरह का तीर्थ यात्रा वाला जो क्रम है उसको शुरू किया जा रहा है, मतलब घोषणा की गई। 9वें वाले में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का, मतलब अच्छे शिष्टाचार का वर्णन है। 10वें में अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी जो है वो हमेशा प्रजा का हित सोचें।
11वें में धम्म की व्याख्या की गई कि ये धम्म क्या चीज़ है। अब यहाँ पर धर्म का मतलब कोई भी व्यक्ति, आज के समय का कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई समझ लेता है। ये किताबी जो अक्षर हैं उसमें अंकित धर्म हो सकते हैं, ये असल में संप्रदाय हैं, या आप कह लीजिए कि ये अलग अलग विचारधाराएं हैं लोगों की। मतलब जो जिस धर्म का प्रवर्तक है उसकी अपनी विचारधारा है। जैसे कि हिंदू धर्म के जो प्रवर्तक थे, हालांकि हिंदू धर्म के प्रवर्तकों को खोजना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी मानसिकता। वैसे ही इस्लाम के प्रवर्तकों की अपनी मानसिकता, जो ईसाइयत है उसके प्रवर्तक की अपनी मानसिकता, सिख धर्म के अनुयायी या उनके जो प्रवर्तक हैं उनकी अपनी मानसिकता, ऐसे ही जितने भी दुनिया भर में फैले हुए धर्म हैं, तो ये अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर गढ़े गए हैं। लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं है, धर्म का मतलब अलगाव होता ही नहीं है। धर्म का मतलब तो होता है धारण करने योग्य, यानी जो चीज़ निर्वहन करने योग्य है, जो मानव धर्म है यानी मानव कर्तव्य है, वो चीज़ है धर्म। मतलब मनुष्य योनि में पैदा होने का जो कर्तव्य है वो है धर्म। मतलब समाज के प्रति कल्याणकारी जो कार्य होते हैं, जिसमें न सिर्फ मनुष्य बल्कि पूरी प्राणी जाति का हित छिपा होता है, वो धर्म कहलाता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो धम्म की व्याख्या है ना, वो भी इसी से काफ़ी हद तक मिलती हुई दिखाई देती है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ धर्म का बखान क्यों किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो अशोक का धम्म है उसमें यही सब बातें कही गई हैं। मतलब कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसका मूल मंतव्य यही है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ 12वां जो ये तो 11वां हो गया जिसमें धम्म की व्याख्या है, और वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। सिर्फ ये है कि 12वें शिलालेख में वर्णन है, अब किस चीज़ का है उसको आप चुन लीजिए। अब इसके बाद जो 12वां शिलालेख है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों की सम्मान करने की बात कही गई है। तो इसका मतलब है कि बराबरी का दर्जा महिलाओं को देने की कोशिश की गई। 13वां जो अंतिम शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है, पूछा गया है कई बार। अशोक के शिलालेख के 9वें वर्ष में ये युद्ध होता है, और ये अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, पहला और आखिरी। हालांकि भाइयों से लड़ने में अशोक ने काफ़ी समय खराब किया था, तो वो युद्ध नहीं कहा जा सकता है, वो आपसी संघर्ष है। इसके बाद अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख जो है, मतलब ये तो 13वां था, 14वें वाले में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है कि मतलब धर्म आधारित जीवन बिताइए। अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें, इसमें खोजकर्ता और वर्ष भी दिया हुआ है, पूछा जाता है। तो हैरिंगटन के द्वारा बराबर और नागार्जुन गुफा जो है वहाँ के अभिलेखों को खोजा गया 1785 में। इलाहाबाद का स्तंभ लेख ये बर्ट ने खोजा था 1834 में। भब्रूवाला कर्नल बर्ट के द्वारा खोजा गया था, या कैप्टन बर्ट इनका नाम था असल में, 1840 में। रामपुरवा का जो अभिलेख है, या अशोक का अभिलेख है, कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था 1872 में। रूपनाथ वाला जो है ये कर्नल एलिस ने खोजा था 1872 में। मैसूर के 3 लेख राइस के द्वारा 1891 में खोजे गए थे, और निगलीवा स्तंभ लेख जो है ये फ्यूरर के द्वारा, और रुम्मिनदेही वाला जो है वो भी फ्यूरर के द्वारा, ये क्रमशः 1895 और 96 में खोजे गए। सारनाथ का ये ऑरेलस्टाइन ने खोजा था 1905 में, बाद की बात है। और मस्की अभिलेख जो है ये बीडेन ने 1915 में, जबकि यरगुडी ये 1916-17 में अणु घोष के द्वारा खोजा गया था। तो ये अलग अलग नाम है, मतलब जिन खोजकर्ताओं ने अभिलेखों की तलाश की और उसका वर्ष दिया हुआ है। इसके बाद 13वें अभिलेख में क्रमशः जिन शासकों का वर्णन है, आपने देखा यवन शासकों का वर्णन है, तो वो कौन कौन से। एंटीओकस का वर्णन है पहली चीज़, ये सीरिया का राजा था शासक के तौर पे अगर देखा जाए। मतलब यहाँ नाम क्या दिया हुआ है आप देखें, अंतियोक, इसकी पहचान की गई है एंटीओकस सेकंड के तौर पे, जो कि सीरिया का राजा था। तुरमय या तुलमाय का वर्णन है, जो कि मिस्र का राजा था, इसे टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड के तौर पे पहचाना गया है। मैसिडोनिया, जिसे कि हम मकदूनिया भी बोल देते हैं, यहाँ पे अंतेकिन या अंतिकिन का वर्णन है, जो कि एंटीगोनस गोनाटस के तौर पे पहचाना गया है, ये वहाँ का शासक था। मग या मका, ये मगस के तौर पे पहचाना गया है, जो कि सीरिया एपिरस का शासक था। अलिक सुंदर, अब ये अलिक सुंदर जो शब्द है ना, ये अलेक्जेंडर से काफ़ी हद तक मेल खाता है, तो यहाँ सीरीन के तौर पे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, अभिलेखों के आधार पर अशोक की उपलब्धियों को देख लेते हैं। तो 8वें वर्ष में कलिंग विजय करता है, 13वां शिलालेख यही बताता है। और 10वें वर्ष में संबोधि यानी बोध गया की यात्रा करता है, धम्म यात्रा का प्रचलन 8वें शिलालेख के द्वारा ये सब जानकारियाँ प्राप्त होती। और 12वें वर्ष में धम्म लिपि लिखना, शिलालेख संख्या 4 और शिलालेख संख्या 6 में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। आजीविकों को 2 गुफा बनवा कर देते हैं, और इसके अलावा राज्यों प्रदेशिक जो हैं इनको प्रशासनिक दौरों पर भेजते हैं, मतलब जो अधिकारी हैं। शिलालेख संख्या 3 में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। धर्म महामात्र की नियुक्ति 13वें वर्ष में होती है, पूछा गया था, और ये 5वें शिलालेख में हमें दिखाई देता है। 14वें वर्ष में कनक मुनि स्तूप का आकार वर्धन किया जाता है, मतलब उसका आकार बढ़ाया जाता है, और ये निगलीवा जो अभिलेख है उसमें जानकारी मिलती है। 19वें वर्ष में आजीविकों को तीसरी गुफा दान में दी जाती है, ये गुहा लेख में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की जाती है, मतलब गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की, और ये रुम्मिनदेही अभिलेख से प्राप्त होता है। कनक मुनि स्तूप की पूजा ये निगलीवा जो अभिलेख है वहाँ से मिलती है, और यहाँ स्तंभ की स्थापना
अशोक के द्वारा करवाई गई थी। 26वें वर्ष में धर्मानुशासन के नियमों से संबंधित प्रथम जो 6 स्तंभ लेख हैं उनको लिखवाया था और रजकों को न्यायिक अधिकार दिया था, मतलब जीववध निषेध करना इत्यादि जो चीज़ें हैं वो यहाँ दिखाई देती हैं। और 27वें वर्ष में धर्म वृद्धि के कार्यों के पर्यवेक्षण से संबंधित जो स्तंभ लेख हैं उनका आलेखन करवाया था। तो ये हमने देखा। अभी देखते हैं लघु शिलालेखों को। बड़े वाले तो हमने देख लिए, लघु जो है उनको देख लेते हैं। व्यक्तिगत जानकारी या व्यक्तिगत जीवन की जानकारी अशोक के ये लघु शिलालेखों से प्राप्त होती है। तो इसमें रूपनाथ वाला पहला है। इसमें मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। गुर्जरा ये मध्य प्रदेश के दतिया से प्राप्त हुआ है। सहसाराम ये बिहार का जो शाहाबाद जिला है वहाँ से प्राप्त हुआ है। भबरू या वैराट ये विराट क्षेत्र माने राजस्थान जयपुर जिला जो है वहाँ से मिला है। और मस्की ये कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त हुआ है। मतलब ये कहाँ से मिले हैं उनका नाम यहाँ रखा हुआ है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद कुछ और भी हैं, कई सारे हैं ना, लघु शिलालेखों की तो कोई गिनती नहीं है। जो मिले हैं उतने ही हम गिनते हैं, जो नहीं मिले हैं भविष्य में मिल भी सकते हैं। अब यहाँ आप देखें कि ब्रह्मगिरी जो है ये मैसूर के चित्रदुर्ग जिले में, मतलब यहाँ से मिला है। सिद्धपुर वाला कर्नाटक से मिला है। जटिंग रामेश्वर ये कर्नाटक। एरगुडी जो है ये कर्नूल जिला है, मतलब कुर्नूल जिला है आंध्र का। इसके अलावा गोवीमठ ये मैसूर का जो कोब्बल है वहाँ से मिला है। पालकी गुंडू ये कर्नाटक से मिला है। राजू मंडगिरी ये आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल जिला है वहाँ से मिला है। अहरौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मिला है, ध्यान दीजिएगा। और अभी ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी कि सोनभद्र और मिर्जापुर से इस प्रकार के और भी साक्ष्य मिल सकते हैं। नेतूर अभिलेख जो है ये मैसूर से प्राप्त हुआ है। उडेगोलन जो है ये बेल्लारी कर्नाटक से और पनगुड़िया जो है ये सीहोर मध्य प्रदेश से मिला है। सन्नाती वाला गुलबर्गा कर्नाटक से। तो इनका जो एग्जैक्ट क्षेत्र है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक हमने सम्राट अशोक का समय देखा। और सम्राट अशोक के समय में ही जो आखिरी दौर उनके शासन का था उस समय से मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है। वजह क्या थी? ये सत्य है कि कोई भी साम्राज्य जो है वो पहले विकसित होता है, धीरे धीरे करके क्रमशः खड़ा होता है और उसके बाद अपने शीर्ष पर पहुँचता है। उसकी जो कीर्ति है वो शिखर पर होती है। अब उसके बाद आगे उत्तराधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे आगे ले जाएंगे, या राजा के अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पतन तो होता है, लेकिन अगर योग्य उत्तराधिकारी है तो साम्राज्य लंबा भी चल सकता है। ऐसे भी कई सारे साम्राज्य हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। ये साम्राज्य भारत को एक सूत्र में बांधने में सक्षम था और इसने ऐसा किया भी। लेकिन अशोक ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली तो इससे वो महान तो हो गया और संसार भर में उसे महान कहा जाता है और तमाम चीज़ें तारीफ में देखी जाती है। वो अच्छी बात है, अहिंसा भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। भारतवर्ष को एक सशक्त राजा की आवश्यकता थी जो कि उसका रक्षक बने। ठीक है, ये प्रवचन वाला काम तो बाद की चीज़ है ना। पहले तो आप अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, अपने आप को सशक्त बनाएंगे और अपने राज्य का विस्तार करेंगे, अपने शत्रुओं को सिर उठाने की मोहलत नहीं देंगे। ऐसा मौका था वो, मतलब संक्रमण का दौर था। बाहर से लोग ताक लगाए बैठे हुए थे कि कैसे मौका मिले और कैसे हम झपट्टा मारें। तो ऐसे में एक सशक्त राजा की हैसियत से उसे रोल प्ले करने की आवश्यकता थी। और बाद में जो उसका रोल था वो एक प्रवचन देने वाले का हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो धर्म आधारित प्रवचन था वो अशोक का काम बन गया था। धम्म का मतलब भले ही कर्तव्य पालन और कर्तव्य निर्वहन हो, और प्रजापालक के तौर पे अशोक का बहुत अच्छा वहाँ पे रोल दिखाई देता है, छवि दिखाई देती है। लेकिन जो बाहरी सीमावर्ती क्षेत्र थे और पूरे साम्राज्य की रक्षण की बात थी वो अंत में ढीली हो जाती है। तो वहाँ से पतन का क्रम शुरू होता है। और जैसे जैसे आगे उत्तराधिकारी बढ़ते हैं, तो चूंकि अशोक ने खुद को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया था, अपने पुत्र पुत्रियों को भी उसी काम में लगा दिया था, तो आगे की वंशावली भी पूरी तरह से बौद्ध धर्म में ही लीन हो गई थी, मतलब अहिंसावादी। ये ज़्यादा समय धर्म प्रचार में व्यतीत कर दिए और इस वजह से बाद में राजा तो होते हैं लेकिन वो उस हैसियत के नहीं होते हैं जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार खुद थे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर ले जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि तब तक कुछ और शक्तियाँ जो हैं वो भी सिर उठाने लगती हैं। बेहिसाब बौद्ध विहारों और जैन विहारों को दान दिया गया, आजीविकों को गुफा बनवाई गई। इससे राजकोष भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि दान की भी अपनी एक सीमा होती है। तो अब यहाँ देखते हैं, अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। ठीक है, और 187 ईसा पूर्व में वो अपनी सेना का निरीक्षण करने गया था और उसी दौरान उसका जो योग्य सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से मौर्य शासन का अंत हो गया। ये नाम मात्र का ही शासक था बृहद्रथ, और वास्तविक नियंत्रण पहले से ही पुष्यमित्र ने अपने हाथ में ले लिया था। नहीं तो आप खुद सोचिए कि सेना का जो जनरल है वो खुद अपने हाथ से राजा को मार डाले तो फिर सेना बगावत नहीं कर देगी या राज्य में विद्रोह नहीं हो जाएगा, उस सेनापति को सूली पर टांग देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजह ये थी कि उसने पहले से ही सब कुछ अपना प्लान कर लिया था। मतलब यहाँ पे सारी जो बगावत की चीज़ें हैं वो तय हो चुकी थी। तो उसने क्या किया, एक सोची समझी योजना के तहत इसकी हत्या करके राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये होता है, इस प्रकार से मौर्य वंश का अंत होता है और शुंग वंश यहाँ से शुरू होता है। और मगध शासकों के तौर पे शुंग अपने आप को स्थापित करते हैं। अब यहाँ पे शुंग वंश का जो समय है वो 185 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक चलता है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी, मतलब जो पहले से चल रही मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ पर की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था।
शुंगों की मूल जाति ब्राह्मण मानी जाती है। अब यह जाति वाला जो काम है यहाँ आइडेंटिफाई करने का, ये किया गया है। और इसका उल्लेख बौद्ध और ब्राह्मणवादी दोनों ही ग्रंथों में प्राप्त होता है, जैसे कि हर्षचरित, बृहदारण्यक उपनिषद, पाणिनि के अष्टाध्यायी, और इसके अलावा कालिदास का जो मालविकाग्निमित्र है, इस पर प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। तो मालविका और अग्निमित्र, ये अग्निमित्र कौन है? ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, कालिदास ने लिखी है नाटक के रूप में, मतलब संवाद इसमें है। तो इससे आप बहुत कुछ शुंग डायनेस्टी के बारे में जान सकते हैं, या तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में भी जान सकते हैं। दिव्यावदान और तारांत जो है, ये तारांत नहीं है, असल में तारानाथ है। तो इनके जो विवरण है वहाँ से भी हमें सूचनाएं मिलती हैं। शुंग वंश में कुल 10 शासकों ने 112 वर्षों तक शासन किया, लेकिन शुरुआती जो शासक थे जैसे पुष्यमित्र शुंग या अग्निमित्र, इस प्रकार के जो रूलर थे यही ज़्यादा पावरफुल थे, बाद वाले उतने शक्तिशाली नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अब शुंग डायनेस्टी के बारे में जब हमने यहाँ शुरुआत की है, तो सबसे पहले जो इसका संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, वहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि इसकी मूल जो उपाधि थी वो एक सेनापति की थी, मतलब अपना जीवन काल या जीवन का जो शुरुआती चरण था वहाँ पे एक सैनिक की हैसियत से ही काम कर रहे थे, बाद में ये राजा बनते हैं। तो इसलिए इन्हें सेनानी या सेनापति की ही उपाधि से शुरुआती दौर में जाना जाता है। यह पहले मौर्य सेना के प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, और राजा धना के अयोध्या प्रस्तर अभिलेख में यह उल्लेखित है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मालविकाग्निमित्र नाटक ये पुष्यमित्र और विदर्भ के राजा यज्ञसेन के बीच में संघर्ष को दर्शाता है, और उसमें शुंगों की जीत का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रियाई यूनानी शासक डेमेट्रियस को पराजित किया था। ये डेमेट्रियस जो है ये काफ़ी मंशाएं लेकर आता है, लेकिन ये पराजित हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने शासन को सुदृढ़ बनाकर रखा हुआ था, ताकि कोई बाहरी शक्ति जो है वो भारतवर्ष में प्रवेश न कर पाए। इसके बाद आप देखें, भारतवर्ष का मतलब आज की सीमाओं से मत लीजिएगा, यहाँ जो तत्कालीन संरचना थी उसके आधार पर। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य लिखा, और पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ पुरोहित थे। दिव्यावदान ये जो ग्रंथ है, इसमें पुष्यमित्र की बौद्धों के प्रति क्रूरता और उसकी बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का वर्णन प्राप्त होता है। ये घृणा उसकी बौद्ध धर्म से नहीं थी, जो उसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम चरण में देखा था कि इतना बृहद साम्राज्य अंतिम में पतन की ओर चला जाता है। इस वजह से वो अंदर से क्षुब्ध हो गया था। उसके अंदर ये प्रबल इच्छा थी कि साम्राज्य को मजबूत बनाया जाए। और रही बात शासन हड़पने की, तो वो काम तो बाद तक चलता है। ये राजकाज जो होता है ना, इसमें एक आदमी अगर जैसे ही कमज़ोर होता है तो दूसरा जो शक्तिशाली है वो छीन लेता है उसको। तो ये प्रवृत्तियाँ तो आगे भी चलेंगी और ये चलती हैं हमेशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र। तो पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र शासक बनता है और इसने 8 वर्ष तक राज्य किया। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक जो है वो अग्निमित्र है, और मालविका इनकी प्रेमिका है। इस नाटक में उसने विदिशा के वायसराय के रूप में अपना काम किया है, मतलब विदिशा का वो गवर्नर था। विदर्भ की राजकुमारी मालविका ये अग्निमित्र की तीसरी पत्नी थी। तो अब यहाँ तीसरी चौथी का जो क्रम है, ये राजा उस समय के बहुत सारे विवाह करते थे, और ये विवाह उनकी वासना की पूर्ति के लिए होते हो ऐसा नहीं था। कुछ राजा ऐसे भी होते थे, लेकिन अधिकतर राजाओं के ये कूटनीतिक विवाह होते थे। मतलब कहीं से अगर कोई अच्छा संबंध बनाना है, किसी राज्य को अपने मित्र के तौर पे स्थापित करना है, मतलब उससे लड़ने में अपना नुकसान है, तो उसके साथ या तो मित्रता कर लो, कोई संधि कर लो अच्छी वाली, या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, उसे अपना संबंधी बना लो। ये पहले की कूटनीतियाँ होती थी, ये मध्यकाल तक चलती। अब इसके बाद आप देखें कि पहली 2 पत्नियां जो थी उनमें धारिणी और इरावती का नाम आता है। अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देवभूति को देख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक, अब बीच वालों का उल्लेख करना इतना आवश्यक नहीं है, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं, इतने प्रतापी नहीं थे जितना कि पुष्यमित्र शुंग और उसके बाद अग्निमित्र था। देवभूति ये अंतिम है, इसलिए चर्चा का विषय है। तो ये अंतिम शासक थे हर्षचरित के हिसाब से, बाणभट्ट का हर्षचरित, उसके हिसाब से इसने शासन तो किया था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण यहाँ पर मंत्री के हाथ में था। जैसे वहाँ सेनापति के हाथ में था, वैसे यहाँ मंत्री जो है वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, और ये वासुदेव नाम के मंत्री थे। ये खुद भी ब्राह्मण थे, मतलब जाति यहाँ पर इंडिकेट की गई है। और वासुदेव कण्व इनका पूरा नाम था, और इनके द्वारा ये मतलब जो अंतिम शासक है देवभूति, इसकी हत्या कर दी जाती है। और इन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की। मध्य भारत में शुंग साम्राज्य के कुछ शेष हिस्सों पर सातवाहन प्रतिस्थापित हो गए। कण्वों के साथ एक दिक्कत थी कि वो उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना कि शुंग, मतलब उतना इनके अंदर सामर्थ्य नहीं था, तो ये थोड़ा और संकुचित हो गए। तो अब आप देख रहे हैं कि जो शक्तिशाली मगध था वो धीरे धीरे करके सिकुड़ता जा रहा है। जो अखंड भारत का एक पूरा विस्तार फैला हुआ था उसमें धीरे धीरे सिकुड़न, वो तो अशोक के बाद से शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुका है। और जो दक्षिणी राजवंश है वो धीरे धीरे करके हावी हो रहे हैं, मतलब वो आगे आ रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब इसके बाद आप कर्ण वंश को देखें। दक्षिणी राजवंश हावी हो तो वहाँ तक तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपने ही भारतवर्ष के हैं। लेकिन बाहरी जब हावी होने लगते हैं तो समस्या होती है। गुप्त साम्राज्य के कुछ प्रतापी शासक कुछ समय तक जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनको रोक कर रखते हैं, लेकिन बाद में जब उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध होने लगते हैं तो वहाँ भी जो साम्राज्य है वो टिक नहीं पाता है। एक तो गुप्त साम्राज्य में आप आगे देखिएगा, अभी मौर्यों के बाद उन्हीं का नंबर है,
कि उसमें सामंतशाही बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब सामंत इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने लगते हैं, मतलब अलग होने लगते हैं। फिलहाल कर्ण वंश में कुल 4 शासक होते हैं। 4 शासकों में पहला तो वासुदेव कर्ण खुद था, उसके बाद भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। 45 साल तक ही इनका शासन था, जो कि उस समय राजवंशों के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ नहीं के बराबर था। पुराणों में कर्णवंशी शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है। शुंग भृत्य का मतलब समझ रहे हैं, शुंगों के ये दास थे। हालांकि इन्हें भी ब्राह्मण धर्मी बताया गया है, लेकिन हैसियत से ये क्या थे, शुंगों के भृत्य थे, अर्थात उनके नौकर थे। तो बात तो ठीक भी है, नौकर भले ना हो लेकिन उनके अधिकारी या उनके अधीनस्थ तो थे ही, मंत्री की हैसियत से काम कर रहे थे। वासुदेव कर्ण का मतलब कर्ण वंश का संस्थापक था और यह कण्व ऋषि का वंशज खुद को घोषित कर चुका था, इसलिए कण्व उपाधि साथ में जोड़ता था। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मतलब इसका गोत्र जो था वो कण्व था असल में। यहाँ पर वंशज घोषित करने का मतलब क्या है, हर जाति का अपना एक गोत्र होता है। जब जाति व्यवस्था की यहाँ चर्चा छिड़ी गई है तो हर जाति में, जैसे खासतौर पे सनातन धर्म की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए, तो इसमें अपने अपने गोत्र होते हैं। ये पहले के ऋषियों की गौशालाएं होती थी, तो ऋषियों के नाम पे उन गौशालाओं यानी गोष्ठों के नाम होते थे, और वही गोष्ठ शब्द बिगड़ते बिगड़ते गोत्र तक पहुंच गया। उन गायों पर आश्रित रहने वाला जो पूरा कुनबा या पूरे लोगों का समूह रहता था वो एक गोत्र का माना जाता था। ठीक है, तो ये कण्व गोत्र का खुद को घोषित कर चुका था और इसने पाटलिपुत्र पर शासन किया। सुशर्मा कर्णवंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या सातवाहनों ने, मतलब सातवाहन शासक ने कर दी थी। सिमुक के द्वारा ये हत्या कर दी गई थी। तो सातवाहन पहले से ही फैल रहे थे। आप देखते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो स्थापित किया हुआ शुंग वंश रहता है, उसका अंतिम शासक मारा जाता है, तो उसमें कर्ण वो पूरी तरह से साम्राज्य को अपने अधीन नहीं कर पाते। कुछ हिस्सा जो है वो सातवाहनों के हाथ लग जाता है। तो सातवाहन यहाँ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम मौर्य और मौर्योत्तर काल के जो शासक थे उनके संबंध में और उस समय के संबंध में थोड़े से वन लाइनर फैक्ट हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित होता था, जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी। और उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का जो धौली शैल्य शिल्प है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य काल के दौरान अशोक ने बनवाया था। मतलब इस तरह की सूचनाएं मिलती। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, राजा की स्तुति हो या भगवान की स्तुति हो, कुल मिलाकर बात यह है कि प्रशंसा। और पहले के समय में राजा की जो महिमा थी वो ईश्वर के बराबर मानी जाती थी, मतलब लोग ऐसा मानते थे। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए हुए महान कार्यों का उल्लेख होता था और उसी का गुणगान होता था। उत्तर काले यहाँ काले पॉलिश किए हुए मृदभांड, मंडलकूप का मतलब है गोलाकार कुएं, मंडलाकार, और पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों के विवरण इत्यादि मौर्य काल के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। मतलब इनसे हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, जबकि विशाखा दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस रचा गया है उसमें इसे वृषल कुल का यानी वृखल कुल का बताया गया है, अर्थात नीच कुल का बताया गया है। अब ये दोनों विवरण जो है, इसमें दिव्यावदान जो है वो कल्पनाओं पर रचा था आधारित, मतलब दिव्यावदान की जो कल्पनाएं हैं उसका कोई अंत ही नहीं। जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि परिकथा पढ़ रहे हैं, उसमें फैंटेसी ज़्यादा है। जबकि विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस था ये तत्कालीन जमीनी स्तर पर लिखा गया ग्रंथ था, ये हवा में उड़कर नहीं लिखा गया था। तो इसमें कुछ ऐसी कड़वी बातें हैं जो लोगों को पचती नहीं है। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसका वंश जो था ये सजातीय नहीं था। तत्कालीन जो वर्ण व्यवस्था फैली हुई थी, डिवीज़न फैला हुआ था, उसके हिसाब से अनुकूल नहीं था। मतलब कहा जाता था कि क्षत्रिय जो है वही राजा बन सकते हैं या जो उच्च कुलीन है वही राजा बन सकते हैं। तो उन मान्यताओं को चंद्रगुप्त मौर्य पूरा नहीं करता था। ठीक है, मतलब इनकी जो माँ थी मुरा, वो कुलीन नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। अब ये अपनी अपनी श्रुतियाँ हैं। कई ग्रंथों में इसे सजातीय या सवर्णीय बताया गया है। वर्ण व्यवस्था पहले से ही जो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो चुकी थी, तो वो मतलब यहाँ उसका पक्ष लेने वाली बात है ही नहीं है। तो ऐसे में जो विशाखा दत्त का विवरण है वो ज़्यादा प्रामाणिक है। उसमें आप अगर देखिएगा, उस चीज़ के बारे में पढ़िएगा या उस पर टिप्पणियाँ देखिएगा, तो आपको लगेगा कि उसमें जो तर्क हैं वो ज़्यादा पुष्ट करते हैं बातों को। फिलहाल मुद्रा राक्षस जो यहाँ संबोधन है वो धनानंद के पुरोहित का नाम था मुद्रा राक्षस। उसके आंखों देखी वृतांत को यहाँ विशाखा दत्त ने अपनी शैली में लिखा है। अब इसके बाद आप देखें कि न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से संबंधित था। और अच्छा, विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसी में पहली बार विषकन्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है, और यही विषकन्याएं बाद में दुर्धरा के लिए जानलेवा सिद्ध हो जाती। ठीक है, अब न्यायपालिका विभाग जो है ये कंटक शोधन, कंटक का मतलब है झगड़ा, बाधा, और उसका शोधन करने वाला तो ये न्यायालय होता था। मौर्य काल में न्यायालय मुख्य रूप से 2 प्रकार के थे, कंटक शोधन यानी फौजदारी, और धर्मस्थी यानी दीवानी न्यायालय। फौजदारी यहाँ जहाँ मतलब जहाँ संगीन जुर्मों को देखा जाता था और सामान्य जो विवाद होते थे उनका निपटारा जो दीवानी न्यायालय है वहाँ होता था। कुल मिलाकर आज के जो फौजदारी और दीवानी कोर्ट होते हैं ठीक वैसे ही। इसके बाद आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी जिसका नाम हेलेना था, ये विदेशी थी। कूटनीति के तहत इससे विवाह किया गया था, मतलब चाणक्य ने करवाया था।
सेलुकस निकेटर की पुत्री थी और एक बार कौटिल्य ने आश्रित पत्नी और बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पत्नी और बच्चे पहले कर लिया, विवाह करने से पहले सोचा नहीं, और अब एकाएक भिक्षु बनने का जो ख्वाब है वो मन में उमड़ा हुआ है, ये कोई बात नहीं। पहले उत्तरदायित्व निभाओ, वहाँ से जब मुक्त हो जाओ तो उसके बाद जो बनना है वो बन जाना। इसीलिए चाणक्य ने ये दंड विधान किया था और ये जायज़ है। इसके बाद मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे जो पश्चिम के दूर देश थे उनके साथ राजनयिक संबंध रखते थे। मतलब जो राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध थे वो दूर दूर तक थे, मतलब आसपास के क्षेत्रों में। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता था। प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट होता है, तो वही चीज़ है। कल्याण यानी कलियान नाम का जो व्यापारिक केंद्र था, इसका उल्लेख यूनानी लेखक कोस्मास ने किया है। इसका भारतीय नाम था कल्याण, और इसे विदेशी चूंकि बोल नहीं पाते थे इतने अच्छे तरीके से, तो वो कहते थे कलियान। कंगनहल्ली नाम का स्थान है, वहाँ पर स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब साबुत स्तूप जो है वो नहीं मिला है, तो उससे अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा प्राप्त हुई है और उसके साथ उसका नाम प्राप्त हुआ है ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये अशोक है। कंगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा जिले का जो चित्तलपुर तालुका है वहाँ पर स्थित है। अशोक का सरेकुन अभिलेख कंधार से मिला हुआ है और अरमेक और ग्रीक लिपियों में इसे लिखा गया है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है और 13वां शिलालेख 5 यवन राजाओं के धर्म प्रचारकों के तौर पे, मतलब 5 यवन राजाओं के पास धर्म प्रचारकों को भेजने का उल्लेख देता है या साक्ष्य देता है। अशोक के दूसरे शिलालेख में चोल, चेर, पांडे, केरल पुत्र, वही चेरो वाला जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, सतीय पुत्र, इस प्रकार के 5 देशों की सीमाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब इन्हें पड़ोसी देश कहा गया था। अब इसके बाद रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें दादा और पोते दोनों का एक साथ वर्णन, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन प्राप्त होता है और दोनों को एक समान शक्तिशाली बताया गया है। इसके बाद आप देखें अशोक के अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा का जो वर्णन है वो आप देखते हैं शिलालेख, जो दीर्घ शिलालेख है उससे प्राप्त होता है। और मौर्य काल में जो भवन बनते थे वो लकड़ी से बनते थे। वृक्षों की बहुतायत थी, मैदानी इलाका था, पेड़ बेशुमार थे और काट काट कर लकड़ियाँ जो मिलती थी उससे भवन बनाए जाते थे। और यहाँ तक कहा गया है कि राजा एक दिन से ज़्यादा एक महल में टिकता ही नहीं था। माने एक दिन लकड़ी का महल बना, उसके बाद उसमें मन भर गया तो वहाँ से प्रस्थान कर गए, दूसरी जगह बनवा लिया। अब आप सोच सकते हैं कि निर्वनीकरण मैदानी इलाकों में इतनी तेज़ी से क्यों हुआ है। अब तो हर जगह हो रहा है। और इसके बाद आप देखें इसका पुरातात्विक प्रमाण पटना से संबंधित, पटना के समीप जो बुलंदी बाग है वहाँ और कुम्हार जो क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त होता है। कलिंग विजय करने का एक प्रलोभन हाथियों का लालच भी था। हाथियों के मामले में वो क्षेत्र जो था वो काफ़ी समृद्ध था। तो अब इसका मतलब भी आप ये समझ सकते हैं, मैदानी इलाकों में पहले हाथी बहुतायत पाए जाते थे। सेलुकस निकेटर और जो बाकी यूनानी हैं उनके साथ हाथियों के लेन देन की बात आप देखते हैं, तो हाथी उस समय प्रचुर मात्रा में थे। लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी भी कमी हो जाती है। मतलब ये मैदानी क्षेत्र छोड़कर जो दक्षिण के जंगल हैं या जो सीमावर्ती जंगल हैं वहाँ पलायन कर जाते हैं या मारे जाते हैं। तो ये स्थितियाँ आप देखते हैं। अब यहाँ पर कपिल वस्तु महाविहारे अंकित जो सील है वो पिपरहवा से प्राप्त हुई है। कपिल वस्तु महाविहारे, ये संबोधन इसमें है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें कि पहला वर्ग दार्शनिकों का होता था जो सबसे सम्मानित होते थे, शिक्षक की हैसियत इनकी होती थी, और दूसरा वर्ग किसानों का होता था, ये भी सम्मानित पेशा था। और इसके बाद अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये सब आते थे। तो सम्मान सभी को बराबर प्राप्त था, ऐसा मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया है। जैन साहित्य से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और इसके कई सारे साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पर गुप्तोत्तर काल की अगर बात करें तो पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति को हम देखते हैं, जो कि ताम्रलिप्ति को देखते हैं, जो कि असल में क्या था, तामलुक के नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है। ये पूर्वी एक व्यावसायिक बंदरगाह था और दक्षिण में शैव धर्म के आचार्य सुंदर मूर्ति थे। तो ये कुछ अलग अलग तथ्य हैं जिनका आपस में संबंध हो ही ये आवश्यक नहीं। द्रम्ब 16 पर्ण के मूल्य का चांदी का एक प्राचीन सिक्का होता था और गंगा घाटी से मेहर कुल को नरसिंह गुप्त ने अपदस्थ कर दिया था। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी गुप्त वंश को देख लेते हैं, शुरुआत यहाँ से हो गई है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। श्रीगुप्त और उसके बाद घटोत्कच और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाराज की उपाधि ये श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों धारण करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, मतलब राजाओं का राजा यानी महान राजा। और राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 2 राजधानियां हो गई थी, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ये उतने ही प्रतापी राजा थे, मतलब बहुत प्रभावशाली थे। जितने विद्वान थे उतने ही बेजोड़ योद्धा थे। अब इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम से ही देखते हैं, क्योंकि हमें परीक्षा उपयोगी चीज़ें देखनी है, तो घटोत्कच और श्रीगुप्त पे ज़्यादा समय खपाने की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम वह पहला गुप्त शासक था जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया और इसने पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया।
चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने गुप्तों को सामंत की स्थिति से उठाकर शासक की स्थिति में पहुंचाया। मौर्य काल में यही गुप्त जो थे, गुप्त शासक, ये सामंत की हैसियत से काम करते थे। धीरे धीरे ये महत्वाकांक्षी होते हैं, क्योंकि सामंत भी एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, और इनकी महत्वाकांक्षा जब प्रबल होती है तो ये अपना जो क्षेत्र है उसे और उन्नत करते जाते हैं, अंत में सम्राट बन जाते हैं। तो सामंत की स्थिति से उठाकर शासक की स्थिति में एकीकृत करने का काम ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। हेमचंद्र राय चौधरी जो है, ये चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। पहला मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, जरा बताइएगा। ठीक है, द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक ये चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। वायु पुराण के हिसाब से, अब ध्यान से देखिए, विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्य साम्राज्य का उल्लेख प्राप्त होता है, और वायु पुराण जो है इसमें गुप्त शासकों के बारे में पूरी वंशावली जो है वो प्राप्त होती है। तो 18 महापुराण, इनमें अलग अलग शासकों या अलग अलग राजवंशों के विषय में बहुत सारी उल्लेखनीय जानकारियाँ हमें मिलती हैं। हम लोग विदेशी स्रोतों के पीछे ज़्यादा भागते हैं और हमारे जो बेसिक यहाँ के वैदिक या मूल स्रोत हैं, जो कि देशज हैं, उन पर यकीन कम करते हैं। पुराणों को अगर खंगाला जाए तो उसमें से बहुत सारी इतिहास की दबी कुचली बातें निकल आएंगी। अब इसके बाद आगे देखते हैं, और पुराण है क्या, ये भी तो कहानियों का स्वरूप है। जब हम दीपवंश और महावंश पर यकीन कर सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं। अब यहाँ आप अगर देखें तो हेमचंद्र राय चौधरी जो कि एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक बनाया था, यानी माना था, और ये सत्य भी था। वायु पुराण के हिसाब से इसके साम्राज्य का विस्तार, अभी देखिए महाराजा धीराज की जो उपाधि है इसने क्यों धारण की थी। तो वायु पुराण के हिसाब से इसके साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयागराज तक फैला हुआ था, जिसमें कि साकेत भी सम्मिलित था। ये शुरुआती दौर था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 का जो समय था, मतलब ये जो सत्र आप देख रहे हैं, इसमें गुप्त संवत चलाया था, और इस संवत का सबसे पहले प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था, और इससे उनकी सत्ता और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। वैवाहिक संबंध पहले साम्राज्य विस्तार का एक तरीका होते थे। सम्राट, उसकी रानी और लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नामों के तौर पे सिक्के गढ़वाए गए थे। मतलब लिच्छवी राष्ट्र और साथ में सम्राट और उनकी महारानी, इनका संयुक्त नाम संबोधन जो है वो सिक्कों से प्राप्त होता है, और इस प्रकार से इस वैवाहिक गठबंधन को स्वीकारा गया। वास्तव में समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसमें लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवियों के पौत्र के तौर पे किया गया है। अब ये समुद्रगुप्त कहाँ से आ गए, तो उनका हम आगे उल्लेख करने वाले हैं। इन्हें पर क्रमांक भी कहा जाता था, यानी पराक्रमियों में भी श्रेष्ठ, ऐसा। तो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक ये इनका समय है, और प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है। कोई भी सक्षम राजा जो कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता हो, वो अपने किसी भी युवराज को ऐसे खुलेआम बहुत मतलब झटके में राजा नहीं बनाता था। पहले से घोषित किया जाता था, मंत्रणा होती थी। लेकिन यहाँ इसकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर ये सीधे सीधे इसे राजा घोषित करता है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया। विंसेंट स्मिथ जो इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के विषय में प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे, मतलब 100 घावों से युक्त शरीर था, और वह 100 युद्धों का विजेता था। हर युद्ध का एक घाव, आप ऐसे समझ सकते हैं। समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश भी था, जिसका उल्लेख वामन के काव्यालंकार सूत्र से प्राप्त होता है। जो राजा कभी न हारे और 100 युद्ध लड़ा हो, तो ये मतलब अविश्वसनीय भले लगता है, लेकिन अगर ऐसा सच था तो निश्चित रूप से वो पराक्रमियों का स्वामी था। अब इसके बाद आप देखें कि प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये ठीक है कि पहले के राजा महाराजा अपनी जब प्रशस्ति लिखवाते थे तो उसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर जो कवि होते थे वो वर्णन करते थे, लेकिन फिर भी अगर उसका रत्ती भर भी सही है तो ये एक पराक्रमी शासक था। अब यहाँ पर प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंध, धरणी बंध, पृथ्वी व्याम प्रतिरथ, जिसका कि पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, और कविराज यानी कवियों का सम्राट। अभी देखिए दो विपरीत गुण जो है वो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, परम योद्धा और उतना ही अच्छा कवि, मतलब एक तरफ कोमलता और दूसरी तरफ तलवार। इसके बाद लिच्छवी दौहित्र, परम भट्टारक, इस तरह की जो अलग अलग उपाधियां हैं वो दी गई। प्रशस्ति में उसे पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। जितनी खूबियां इसके अंदर वर्णित की गई हैं, अगर वो वास्तव में रही होंगी तो निश्चित रूप से देवता ही मानना चाहिए फिर। और कुबेर के समान धनी और वरुण के समान दानी, इंद्र के समान वीर और यम के समान दंडकर्ता, मतलब बढ़ा चढ़ाकर जो वर्णन है वो किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी जो योग्यताएं थी वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय थी। तो समुद्रगुप्त ये कभी पराजित नहीं हुआ था। इसे कई लाख गायों का दानी कहा गया है। मतलब यहाँ कहा गया ना कि वरुण के समान दानी, जो कि जब दान देने पर आते हैं तो सोचते नहीं, अपनी जल राशि को बरसा देते हैं। तो यहाँ कई लाख गायों का दान देने वाला, गाय उस समय भी मूलधन माना जाती थी। प्रशस्ति में कहा गया है कि उसकी उदारता के कारण सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया, मतलब आप समझ रहे हैं। कहा जाता है कि सरस्वती जिसके पास होती है, लक्ष्मी जी भरसक नहीं जाती, सिर्फ खाने खर्चे भरी जाती, धन के ढेर पर वो नहीं बैठता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लक्ष्मी और सरस्वती का आपस में संगम हो गया।
इसके बाद अभिलेख के हिसाब से, और ये सत्य नहीं है, वास्तव में एक उद्यमी और पराक्रमी जो मनुष्य होता है उसी के पास लक्ष्मी भी होती है, और निश्चित रूप से उसके पास उस धन को कमाने के लिए बुद्धि होती है। तो वो बुद्धि कहाँ से आती है? वो सरस्वती की देन है। तो यहाँ समायोजन तो है ही है। अब यहाँ आप देखें कि अभिलेख के हिसाब से समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण, वही जो 100 युद्ध लड़ा हो और कभी ना हारा हो तो उसका दबदबा तो सभी मानेंगे। तो ऐसे में प्रत्यक्ष नियंत्रण और कुछ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण माने सिर्फ धाक वो जमा कर रखी थी, जो नेपाल के राज्यों और उत्तर में पंजाब, वहाँ से लेकर दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम के पल्लव राज्य तक फैला हुआ था। मतलब साम्राज्य का एक्सटेंशन आप देख रहे हैं कितना बड़ा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने कि तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया। रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के एरण और भिलसा यानी विदिशा से मिलते हैं। भिलसा से जो सिक्के मिले हैं उस पर रामगुप्त के साथ गरुड़ का अंकन है। ये गरुड़ जो था ये गुप्तों का राज चिन्ह था। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का नरेश मेघवर्ष था। समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा चित्रण मतलब वीणा का चित्रण किया गया है, और समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का शासक विष्णुगुप्त था। तो ये अलग अलग समकालीन शासकों का वर्णन है, ये पूछा जाता है। समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, उसे वीणा बजाने का शौक था, और जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गोप्ता यानी सैनिक राज्यपाल, गोप्ता जो है ये सैनिक राज्यपाल का तत्कालीन संबोधन होता था, वो नियुक्त किया था। गुप्त काल में पौराणिक धर्म का सबसे ज़्यादा विकास होता है। पुराणों और तमाम जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उन्हें रचा जाता है। इसके बाद अब समुद्रगुप्त के अभिलेखों को देख लेते हैं। तो एरण अभिलेख की सबसे पहले बात करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है असल में। यह अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसे वीणा नदी के तट पर खोज निकाला था, और एरिकीर्ण प्रदेश जिसे कि एरण कहा जाता है ये समुद्रगुप्त का भोगनगर था। भोगनगर मतलब यहाँ पर वो बिहार के उद्देश्य से आता था। इस अभिलेख में इसे पृथ्वी रूपी कुलवधु मुदिता, वृत्तनी, दत्तशुल्का, पत्नी दत्त देवी और अनेक पुत्र पौत्रों से युक्त बताया गया है। मतलब ये सारा जो इसका वर्णन है वो क्या है? इसकी फैमिली का वर्णन। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और नाराज होने पर यमराज के समान रूप धारण कर लेता था। प्रसन्न होने पर कुबेर यानी अपने खजाने का मुंह खोल देता था, सबको तृप्त कर देता था, और नहीं नाराज हो जाता था तो दंड देने पर तुलाता था, तो यमराज बन जाता था। तो एक अच्छा राजा ऐसा ही होता है। इसके बाद आप देखें चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब ये 376 से लेकर 415 ईस्वी तक इनका शासन है। सहसांक शकारी, शकों का शत्रु। शक जो थे वो बाहर से तब तक अपना ताक लगा के आक्रमण करने के लिए सोच रहे थे, तो इन्हें शकों का शत्रु कहा गया है। देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर निर्धारित की गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसमें देवराज जो उपाधि है वो देवराज मतलब इंद्र की उपाधि, ये सांची लेख में दिखाई देती है, जिसमें कि इनका प्रिय नाम देवराज बताया गया है। देवगुप्त इन्हें प्रवर सेन के चमक लेख में कहा गया है। चंद्रगुप्त की इस उपाधि का उल्लेख प्राप्त होता है। विक्रमादित्य ये गुप्त वंश का पहला शासक था। जैसे कि महाराजाधिराज की उपाधि थी, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। और विक्रमादित्य की उपाधि ऐसे शौकिया नहीं धारण की जाती थी, मतलब ऐसा राजा जो कि विक्रमी हो, मतलब पराक्रमी हो। और शक विजय के बाद उसने ये उपाधि धारण की थी। परम भागवत ये चंद्रगुप्त की सबसे प्रिय उपाधि थी, लेकिन उसका प्रिय नाम देवराज था। तो ये अलग अलग संबोधन और उपाधियां हैं। चंद्र जो शब्द है ये मेहरौली के स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अब रामगुप्त और ध्रुव देवी की जो कथा है इसका उल्लेख विशाखा दत्त के द्वारा जो रचा हुआ देवी चंद्रगुप्तम है, और बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित रचा गया है, राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, इसके अलावा भोज के श्रृंगार प्रकाश और यहाँ माफ़ कीजिएगा अबुल हसन अली का जो मुजमल उल तवारीख है, उन सभी से प्राप्त होता है। मतलब कई सारे साक्ष्य हैं। और मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति ये मानकुंवर यानी प्रयागराज से प्राप्त हुई है। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते थे, ऐसा दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वाकाटक वंश को प्रभाव में लाने हेतु अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया। और ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि थे, और रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन गुणचंद्र के द्वारा जो रचित नाटक दर्पण है उसमें किया गया है। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख जो है ये गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है, और मथुरा में रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे से प्राप्त हुआ है। उदयगिरी गुहा लेख जो है इसमें चंद्रगुप्त को राजाधिराज राजर्षि कहा गया है। मतलब ये ऋषि के समान सात्विक गुणों वाला था, और राजाधिराज भी था। मतलब इसके अंदर विनम्रता, सात्विकता और वीरता ये सब कुछ एक साथ विद्यमान था। तो ऐसे जो पुरुषोत्तम होते हैं वो प्रायः कभी कभी ही होते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि इसने दिग्विजय किया था, ऐसा वर्णन इसमें दिखाई देता है। दिग्विजय का मायना हर समय बदलता रहा। मतलब महाभारत कालीन दिग्विजय कुछ और होती थी, बाद में समय बदला तो दिग्विजय का दायरा कितना बड़ा था ये ग्रंथों में ही दिखाई देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देव भी था। नरेंद्र चंद्र और नरेंद्र सिंह भी इसे कहा गया है। चंद्रगुप्त दत्त देवी की संतान था, माता का नाम दत्त देवी था।
किंवदंतियों के हिसाब से समुद्रगुप्त के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र रामगुप्त ने सिंहासन हासिल कर लिया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसकी हत्या कर दी और ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त के कार्यकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर शक्तिशाली शक राजा ने आक्रमण किया था। और ये कहानी है और कहानी कुछ हद तक सही भी है, ऐसा लोग मानते हैं। हत्या करने का कारण क्या था? रामगुप्त युद्ध हार जाता है और अपमानजनक संधि करने के लिए विवश हो जाता है। और अपमानजनक संधि कैसी थी? ऐसी वैसी संधि नहीं थी। अपनी पत्नी को शत्रुओं के खेमे में मनोरंजन और विलास के उद्देश्य से भेजने की अनुमति वो दे देता है, और ये बात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को बर्दाश्त नहीं होती। और इसलिए फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई को मारकर, जो कि इस तरह का घृणित काम करने जा रहा था, गुप्त वंश के सम्मान की रक्षा के लिए, जो कि स्त्रियां जो है वो कुल का सम्मान पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, तो गुप्त वंश के सम्मान की रक्षा के लिए उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करता है और वहां जाकर शकों के खेमे में खुद घूंघट ओढ़कर बैठ जाता है तलवार लेकर। अब शकों का राजा इसे ध्रुव देवी समझ लेता है और उसके बाद जब उसके ऊपर आसक्त होकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसी समय वो उसका वध कर देता है, शकों को पराजित कर देता है। ये चीज़ें आप देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपनी चरम सीमा पर था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इन्हें जाना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपाधि यही, जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार युद्ध में विजयों और उस काल के अन्य शाही वंशों के साथ वैवाहिक गठबंधनों के द्वारा किया। वैवाहिक गठबंधन ये हर सम्राट करते थे अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से। इसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे कि उसकी एक पुत्री प्रभावती हुई। प्रभावती का विवाह दक्कन में शासन करने वाले वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया गया। तो वाकाटकों को गुप्तों ने पोषण दिया था। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमोत्तर भारत में स्थित मद्र गणराज्य से लेकर खरपरिक गढ़ का विनाश कर दिया था। मतलब पूरा जो उधर का क्षेत्र था जो इसका विरोधी था उसे साफ कर दिया था। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को गणारी भी कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के दिनार, रजत और तांबे की मुद्राएं जारी करवाए। रजत के सिक्के रौप्य मुद्रा कहलाते थे और इनको चलाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही था। इसने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने अश्वारूढ़ प्रकार, पर्यंक प्रकार, छत्रधारी प्रकार की मुद्राएं चलाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्गत अधिकांश ताम्र मुद्राएं अयोध्या से पाई गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार के सोने के सिक्के, जिसमें कि धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है, सिंह निहंता, यहाँ आप देखें सिंह निहंता इस प्रकार का सिक्का है, अश्वारोही प्रकार का सिक्का है, छत्रधारी, पर्यंक, पर्यंक स्थिति राजा रानी, ध्वजधारी, चक्र विक्रम प्रकार, इस प्रकार के जो सिक्के हैं वो दिखाई देते हैं। फायान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आता है। तो जो विदेशी यात्री हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं, उनका वर्णन हम देख रहे हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो अभिलेख हैं, इसमें मथुरा का स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। उदयगिरी का जो गुहा लेख है इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था, ये उदयगिरी का पहला गुहा लेख है। सांची का लेख जो है ये आम्रकावर्धन नाम के सेनापति के द्वारा दर्ज किया गया है और ये बौद्ध था, मतलब बौद्ध धर्म को अपना चुका था। सुकली क्षेत्र के निवासी उन्दान का पुत्र ये माना जाता है। इसके अलावा मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो है जेम्स प्रिंसेप ने इस लेख को प्रकाशित करवाया था। वर्तमान में यह दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। गढ़वा लेख जो है ये गुप्त संवत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्गत किया था और इसमें चंद्रगुप्त का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन उसकी उपाधियां परम भागवत और महाराजा धीराज वहां पर दिखाई देती हैं, जिससे कि हम मैच कर लेते हैं। नेक्स्ट कुमारगुप्त प्रथम को देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की जो उपाधियां हैं उन्हें धारण किया था। अश्वमेध यज्ञ का निष्पादन किया था। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। बिलसड़ का जो स्तंभ लेख है उसमें कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया। रामगुप्त की मूल रूप से पत्नी रहती हैं ध्रुव देवी, लेकिन जब रामगुप्त का वध कर देता है चंद्रगुप्त, क्यों करता है वो कहानी हमने पीछे देखी, तो उसके बाद ध्रुव देवी जो है वो स्वेच्छा से चंद्रगुप्त से विवाह करती हैं और वहीं से फिर वंशावली आगे बढ़ती। अब इसके बाद आप देखें कि बसाड़ का राज्यपाल गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था, 40 वर्षों तक शासन किया। और कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण और रजत तथा तांबे की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की मयूर शैली की जो चांदी की मुद्राएं हैं वो इसी के द्वारा चलाई हुई जानी जाती। गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति इसने उत्कीर्ण करवाई थी। वैसे तो गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ ही था, लेकिन यहाँ पर मयूर की आकृति इसने उत्कीर्ण करवाई। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। बिलसड़ अभिलेख जो है इसमें कुमारगुप्त प्रथम के शासन का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है, मतलब माना जाता है कि ये सबसे पुराना अभिलेख गुप्त संवत 96 ईस्वी दिनांकित है और ये 415 ईस्वी से मेल खाता है। तो ये तो इतिहासकारों का अपना तालमेल बैठाने का तरीका है। कुमारगुप्त प्रथम ने मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया है और हूणों के आक्रमण का उल्लेख और भीतरी अभिलेख जो है वहाँ से प्राप्त होता है। मतलब स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है वहाँ से हूणों के आक्रमण और हूणों पर गुप्तों की विजय, इसका जो साक्ष्य है वो मिलता है। गुप्तकालीन अवशेष ये गाजीपुर का जो भीतरी नाम का स्थान है, धुआर्जुन भीतरी, वहाँ से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये गुप्तकालीन साक्ष्य है और
हूण और शक इस प्रकार के जो बाहरी विदेशी थे जो उस समय भारतवर्ष पे कब्जे करने की फिराक में रहते हैं, उनको गुप्त शासकों ने भारत में आसानी से घुसने नहीं दिया। अब इसके बाद आप देखें, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से ये प्रमाण मिलता है कि पट्टवाय श्रेणी यानी रेशमी सूत बनाने वाली जो समिति होती थी वो लाट प्रदेश को छोड़कर दशपुर में जाकर बस जाती है और दशपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण इसी श्रेणी के द्वारा करवाया गया था। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार जो हैं इसमें भारुचि, मेघातिथि या मेघतिथि इन्हें कहा जाता है, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसके प्रमुख टीकाकार के तौर पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ अलग अलग टीकाकार हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। मनुस्मृति के टीकाकारों में इतने लोग हैं यहाँ तक। और ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसकी बात करें तो इसमें विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क का नाम आता है जिन्होंने इस पर टीका लिखी थी। तो यहाँ तक हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था और गुप्त काल के दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी जो विवरण है वो प्राप्त होता है। कुमारगुप्त के अभिलेख को देख लेते हैं। तो बिलसड़ का जो अभिलेख है, यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और कुमारगुप्त प्रथम का इसे पहला अभिलेख माना जाता है। इसमें ध्रुव शर्मा नाम के ब्राह्मण के द्वारा महासेन यानी कार्तिकेय के मंदिर को बनवाने का उल्लेख मिलता है और कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली भी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद मनकुंवर अभिलेख है जो कि इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। मनकुंवर अभिलेख में बुद्ध की प्रतिमा के नीचे भाग पर लिखा गया जो साक्ष्य है वो मिलता है। ऊपर बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और नीचे इस अभिलेख को उत्कीर्ण किया गया है। और इस बुद्ध मूर्ति का संस्थापक बुद्धमित्र नाम का बौद्ध भिक्षु था। इसमें कुमारगुप्त को केवल महाराज बताया गया है। इसके बाद गढ़वा के 2 शिलालेख मिले हैं। यह शिलालेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसमें दिनार यानी सोने के सिक्के और पाटलिपुत्र में दान से चलने वाले सत्र का वर्णन प्राप्त हुआ है। मंदसौर वाला जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है और इस लेख को 1885 में पीटर पैटरसन ने प्रकाशित किया था, लेकिन खोजने का श्रेय फ्लीट के एक लिपिक को दिया जाता है। इसके बाद आप करमदंडा को देखें, ये फैजाबाद का है। उदयगिरी ये मध्य प्रदेश का है। तुमैन जो है ये ग्वालियर का है, मतलब मध्य प्रदेश। सांची अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश का है और मथुरा वाला जो है ये उत्तर प्रदेश का है। और इस अभिलेख में विद्याधरी शाखा जैन मुनि दतिलाचार्य का जो जीवन वृत्त है वो प्राप्त होता है। मतलब एक जैन मुनि है जो कि दिगंबर सेक्ट को मानने वाले थे। इनका नाम है दतिलाचार्य। इनका जो पूरा जीवन वृत्तांत है वो यहाँ दिखाई देता है। अब चलते हैं स्कंदगुप्त की ओर, जो कि गुप्त साम्राज्य में अंतिम सबसे प्रतापी शासक के तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि बाद में भी कुछ सक्षम राजा होते हैं लेकिन वो स्थायी नहीं रह पाते। स्कंदगुप्त ने कुछ बड़े बड़े काम किए। अंतिम महान शासक इसको इसीलिए कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख में उत्कीर्ण है कि सभी राजकुमारों का परित्याग करके लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वरण किया था। मतलब ये पुरुषार्थी था और पुरुषार्थी मनुष्य का अनुसरण लक्ष्मी करती है। स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के पर लक्ष्मी राजा स्कंदगुप्त को कोई वस्तु प्रदान करते हुए चित्रित की गई। स्कंदगुप्त के स्वर्ण और रजत सिक्के प्राप्त होते हैं। सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय में ही गुप्त स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रेन में ढाली गई थी, मतलब इनकी शुद्धता अपनी चरम सीमा पर थी। लक्ष्मी या राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं स्कंदगुप्त ने ही चलाई थी। स्कंदगुप्त ने तांबे का कोई सिक्का नहीं चलाया। अब ये थोड़ा सा यहाँ नकारात्मक फैक्ट भी है क्योंकि सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं चलाना ये राजकोष के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जा सकता है। महमूद गजनबी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के बाद कुमारपाल के द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया और स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था उसका नाम पंडदत्त था। मंदसौर अभिलेख में दशपुर के सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है और महाकवि बाणभट्ट शाहाबाद के रहने वाले थे। ऐसे कुछ फुटकर साक्ष्य यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है कि हूणों का पहला भारत पर जो आक्रमण है, हालांकि ये बहुत बार ऐसे बाहर से कोशिश करते हैं, लेकिन पहला जो बड़ा आक्रमण था वो भारत पर स्कंदगुप्त के ही समय में हुआ था और उस समय हूणों का नेता था खुशनवाज। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त और हूणों के बीच में घमासान युद्ध का विवरण मिलता है जिसमें स्कंदगुप्त ने बहुत बुरी तरह से हूणों को कुचल दिया था और सिर्फ कुचला नहीं, भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया था और इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जब तक स्कंदगुप्त जीवित था तब तक ये भारत में झांक पाए। इतनी बुरी पराजय हुई थी। इसके बाद आप देखें यहाँ आगे की चीज़ों को, तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में सोने के सिक्के का वजन सबसे ज़्यादा अभी आपने देखा ना 144 ग्रेन में ढलवाया था और गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की जो वार्षिक दर थी वो 24% थी। अच्छी खासी दर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त के अभिलेख में पहला जूनागढ़ अभिलेख है जो कि सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। स्कंदगुप्त का सबसे पहला महत्वपूर्ण अभिलेख है। भीतरी स्तंभ लेख ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है और इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है और भीतरी स्तंभ लेख में ही ये स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण है। साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं के नाम यहाँ से मिलते हैं। मतलब वंशावली का एक छोटा सा जो झलक है वो यहाँ से भी दिखाई देता है। कहोम स्तंभ लेख जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है और इस लेख में वर्णित है कि भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमा बनवाई थी। मतलब जैन धर्म में आस्था थी। इंदौर ताम्रपत्र लेख जो है ये बुलंदशहर में स्थित है
और सुपिया अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा में है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के ज़माने से मिलती है, मतलब श्रीगुप्त के बाद वाला जो वंशज था वहाँ से मिलती। और इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है, इसमें श्रीगुप्त का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। गढ़वा शिलालेख जो है ये इलाहाबाद में स्थित है और स्कंदगुप्त के शासनकाल का ये अंतिम अभिलेख। तो इतना हमने देखा। शेष जानकारी अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।